नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और इंडियन इकोनॉमी लेक्चर को फर्दर आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसको मेजर्स किया जाता है। तो गाइज, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इस लेक्चर को देखना चाहते हो तो आप पहले एक बार पिछले जो लेक्चर्स मैंने लिए हैं उन लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिए, सो डैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए और फिर आप इस लेक्चर को समझ पाओ। सो विदाउट एनी डिले देखते हैं कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो नेशनल इनकम है हमारी, उसकी डेफिनेशन होती क्या है। तो इट रिफर्स टू द फैक्ट्री इनकम बाय अर्न बाय नॉमिनल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। हमारी इंडिया के अंदर जो नॉमिनल रेजिडेंट है, नॉमिनल रेजिडेंस क्या होते हैं? नॉमिनल रेजिडेंस कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है जो फॉरेनर है, अगर वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहा हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया में, उसको ही नॉमिनल रेजिडेंस कह सकते हैं हम। तो ये चीज़ आपको सिटीजनशिप से कंपेयर नहीं करनी है। सिटीजनशिप अलग होती है और नॉमिनल रेजिडेंस अलग होता है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो हमारी नॉमिनल रेजिडेंस है इंडिया के अंदर, जो अपनी फैक्टर्ड इनकम कमा रहे हैं या जो सैलरी कमा रहे हैं किसी सर्विस को देने के बाद, ठीक है, तो नॉमिनल रेजिडेंस के द्वारा जितना भी कमाया जा रहा है इंडिया के अंदर विद इन अ 1 ईयर, उसको ही हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। इंडिया के अंदर सपोज 5 लोग रहते हैं, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और ये 5 लोग हर कोई 10-10 रुपये कमाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो हमारी इंडिया के अंदर जो नॉमिनल रेजिडेंस है उनके द्वारा जो कमाया हुआ रुपया है, जो कमाया हुआ फैक्टर इनकम है, वो कितनी हो जाएगी? 50 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और इसको ही हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, डोमेस्टिक इनकम। तो देखिए जो ये यहाँ पे ऊपर हमने नॉमिनल रेजिडेंस है, इस नॉमिनल रेजिडेंस ने जो भी रुपया कमाया, मतलब डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो लोग कमा रहे हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम जो हमारे इंडिया के बाहर गए हैं और वो भी इंडिया के लिए जो कमा रहे हैं, उसको ही नेट फैक्टर इनकम कहेंगे। और उन दोनों के द्वारा जो रुपये कमाया गया है, ठीक है, जो फैक्टर इनकम कमाई गई है, उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। ओके, अब फॉर्मूला देखते हैं इस चीज़ का, ठीक है, कि फॉर्मूला है क्या। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड फैक्टर कॉस्ट मतलब तो इंडिया के अंदर के जो लोग कमा रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, डैट इज़ इंडिया के लोग जो बाहर कमाए, जो इंडिया के लिए बाहर गए हुए हैं और जो इंडिया के लिए कमा रहे हैं, वो चीज़, उन दोनों को ही मिला के नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को ही हम कहते हैं नेशनल इनकम। सो आई होप अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हों तो इस चीज़ को आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो हमारी नेशनल इनकम यही कहते हैं। डैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट पे ही हम अपनी नेशनल इनकम को नापते हैं। मार्केट प्राइस पे बिल्कुल कभी भी हम मार्केट प्राइस पे अपनी नेशनल इनकम को नहीं मेजर करते हैं। देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम, जिनमें से सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। देखिए जो वैल्यू एडेड मेथड है इसको हम प्रोडक्ट और आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कभी भी अगर आपके पास आया कि प्रोडक्ट मेथड क्या होता है तो आपको बोलना है कि ये वैल्यू एडेड मेथड ही है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से हम वैल्यू एडेड मेथड से अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू मेजर नेशनल इनकम। ये मेथड नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इन डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन इन अ सर्कुलर फ्लो। एवरी इंटरप्राइज एड्स टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विच इट परचेज एट इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होता है इसका मतलब? आई होप आप समझ नहीं पाए होंगे, समझाते हैं आपको। पहले आप समझ लीजिए कि वैल्यू एडेड होता क्या है। जब आप वैल्यू एडेड को समझ पाओगे तो फिर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड तो समझ ही पाओगे, ठीक है। तो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब अगर आप कोई चीज़ बनाने चाहते हो और उस चीज़ को बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल पे जितना खर्चा किया है उसको ही इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। सपोज आप गेहूं से आटा बनाना चाहते हो, तो सपोज आप क्या करोगे, आप आटा बनाना चाहते हो ना, तो आपका आउटपुट क्या होगा? आटा होगा। बट उससे पहले आपको गेहूं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो आप फार्मर के पास जाओगे और गेहूं खरीदोगे। सपोज 10 रुपये का आपने गेहूं खरीदा, ठीक है।
तो जो ये 10 रुपये का आपने आटा बनाने के लिए गेहूँ खरीदा है, डेट इज़ यूर इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। और फिर जब आप आटा बनाओगे उससे, ठीक है, जब आप आटा बनाओगे तो जो आपका आटा होगा वो आउटपुट होगा, और सपोज उसकी जो कीमत है वो 20 रुपये है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आटा की टोटल कीमत 20 रुपये है, आपने वैल्यू का कितना एडिशन किया है, सिर्फ 10 रुपये का वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है। अब क्योंकि इस 20 रुपये में 10 रुपये तो गेहूं की ही कीमत है और 10 रुपये में आपने वैल्यू एडिशन किया, इस तरीके से आपने बोला कि जो मेरी आटा की कीमत है वो 20 रुपया हो गई। तो जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है वो कितना हुआ है, 10 रुपये का। तो इसी को ही हम कहेंगे वैल्यू एडिड। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। नाउ ग्रॉस वैल्यू एडिड क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिड, देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब हम समझ गए, ग्रॉस का मतलब पूरा, ग्रॉस मतलब जो पूरा, मतलब इंडिया में टोटल कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर टोटल कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, जब हम उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। समझ रहे हैं आप। तो इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप चीज़ों को समझ पाओगे। सपोज इंडिया के अंदर, ठीक है, मैं यहीं पे गेहूं वाला एग्जांपल देता हूँ, फिर आप ग्रॉस वैल्यू एडिड का मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जो सपोज डिफरेंट सेक्टर ऑफ जो इकोनॉमीज हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। सपोज हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है, उसमें 10 रुपये का वैल्यू एडिशन हो रहा है। जो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें सपोज 20 रुपये का एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन। और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें 50 रुपये का वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो अब आप देखोगे तो ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि डिफरेंट फेज ऑफ प्रोडक्शन इन ए सर्कुलर फ्लो, मतलब जो वैल्यू एडिशन होता है डिफरेंट फेज ऑफ द प्रोडक्शन में, वो जो वैल्यू एडिशन इस तरीके से हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो जो टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है उसको ही हम बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिशन, और जो कि कितना आ रहा है यहाँ पे 80 आ रहा है, ठीक है, एट मार्केट, ये क्या होगा, मार्केट प्राइस पे होगा, ठीक है। और इस ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस को ही हम क्या बोलेंगे, हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो आई होप आप अब चीज़ों को समझ पाए हैं कि क्या चीज़ होती है ये चीज़। अब देखिए क्यों ग्रॉस वैल्यू एडिट एट मार्केट प्राइस को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस बोला जा रहा है। देखिए अब देखिए जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वैल्यू, उसको ही क्या बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो हम जीवीए में भी, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन में भी क्या देख रहे हैं कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया के अंदर डिफरेंट फेज ऑफ द प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी जो वैल्यू है वही तो हम ये देख रहे हैं कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अब आप समझ पाए होंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है जीडीपी से क्योंकि ये डिफरेंट फेज ऑफ द इकोनॉमी में ये देखती है कि कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे कितना हो रहा है, सर्विसेज लेवल पे कितना हो रहा है, सो डैट हम अगर कोई कमी रह गई है तो उसको क्या कर पाएँ, रेक्टिफाई कर पाएँ, ठीक है। बट जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में होल सम देखा जाता है, ये देखा जाता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है। ये नहीं देखा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर में कितना हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना हो रहा है, सिंपली टोटल निकाला जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि क्या डिफरेंस है और क्या वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ठीक है। तो अब जीडीपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट मार्केट प्राइस एक ही हो गया। आप ये चीज़ आप समझ गए। एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे इंडिया के अंदर जो आरबीआई है, जो वो इंडियन इकोनॉमी को मेजर करती है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे ही करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्टार बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए कि क्या है। इसके अलावा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड है ये डबल काउंटिंग जो एरर होती है इसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझाता हूँ डबल काउंटिंग एरर क्या होता है। मैंने कहा था आपको कि जो गेहूँ है, गेहूँ वो 10 रुपये का है, फिर उससे आटा बनाया आपने, ठीक है, वो भी 10 रुपये का बनाए। इससे सपोज आप ब्रेड बनाते हैं आटा से, वो भी आप सपोज 20 रुपये का बनाते हैं, ठीक है, इसको 15 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। और आपने फिर इससे केक बनाया, ठीक है, और ये बना दिया आपने 35 रुपये का, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 80 रुपये निकल के आ रही है। क्या एक्चुअल में आपने टोटल 80 रुपये की वैल्यू का प्रोडक्शन किया, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे जो गेहूँ है 10 रुपया, गेहूँ है 10 रुपया, इसमें
जो आटा है 15 रुपये का, इस 15 रुपये में तो गेहूँ 10 रुपये पहले ही से जुड़ा हुआ है, पहले से जुड़ा हुआ है। और आपने क्या किया, दोबारा से इस टोटल को निकालने में दोबारा से उस वैल्यू को जोड़ दिया, ठीक है। अब आप ब्रेड 20 रुपये का बेचा आपने, तो 15 रुपये तो इसमें आटे की ही है, और सिर्फ जो नया वैल्यू एडिशन किया आपने 5 रुपये का करा, तो आपको 5 रुपये जोड़ना चाहिए था, बट आपने आटा को दोबारा से जोड़ दिया 15 रुपये। तो इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग एरर। समझ रहे हैं आप बात को, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। और इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, अब देखिए इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। देखिए इसको रेक्टिफाई किस तरीके से किया जाता है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, जीवीए के द्वारा, ठीक है। तो जीवीए के द्वारा इसको रेक्टिफाई किया जाता है। सॉरी, 1 मिनट रुकिए आप, ठीक है। जीवीए के द्वारा इसको रेक्टिफाई किया जाता है, 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थे हम। अब देखिए जीवीए के द्वारा किस तरीके से किया जाता है। देखिए 10 रुपये में 15 रुपये, मतलब 5 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ। 15 से 20 किया, इसमें फिर से 5 रुपये का एडिशन हुआ। 20 से 35 किया, 15 रुपये का एडिशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल वैल्यू जो एडिशन हुआ आप देख पाओगे, 15, 20, 25, तो सिर्फ 25 रुपये का हुआ। और जबकि हम अगर डबल काउंटिंग करते तो ये सीधे ऐसी, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी। तो इस तरीके से भी जो वैल्यू एडेड मेथड है, इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हम इनकम मेथड को देखते हैं। इनकम मेथड दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको जानना जरूरी है इनकम मेथड होता क्या है। देखिए इनकम मतलब जो हमारे इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो इनकम रिसीव की गई है अपनी सर्विस देने के बाद, उसको ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब सपोज आप एक वर्कर हो किसी कंपनी में, और आपने इसको क्या किया, अपनी सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज दी, ठीक है। और उस फैक्टर सर्विसेज से जो आपने पैसा कमाया, डैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, ठीक है। तो इस फैक्टर इनकम को जो आपने कमाया, अगर ऐसे ही इंडिया में सपोज टोटल लोग रहते हैं 5, 10 रहते हैं, हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, तो उन्होंने जो फैक्टर इनकम कमाई है उन सबको जोड़ देंगे, ठीक है, उन सबको जोड़ देंगे। और उन सबको जोड़ देंगे तो इंडिया के अंदर जो लोगों ने पैसा कमाया उसको हम क्या बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, यही बोलते हैं। तो अब आप समझ पाए कि इनकम मेथड से हम किस तरीके से नेट नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। अगर हमें ये पता चल गया कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो फिर हमें पता है कि हमारी जो इंडिया की नेशनल इनकम होती है वो ये होती है। तो फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी जाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बट इसको थोड़ा और आगे क्लैरिफाई करता हूँ मैं आपको कि इनकम किस तरीके से आप कमा सकते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड जिससे आप क्या कर सकते हैं, इनकम कमा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया के अंदर की बात करूँ, अगर इंडिया के अंदर की बात हो रही तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे हम इस चीज़ को। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, वही जो मैंने आपको बताया कि आपने किसी फैक्ट्री में काम करा और उसके बदले जो आपको सैलरी वेजेस मिले उसको, या आपने कोई सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन करा है तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं इनकम है, तो उसको भी हम ये कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनकम को कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, रेंटेड। आपने किसी को रेंट पे मकान दिया है तो उसके बदले जो आपको पैसा कमा रहे हैं उसको भी हमने क्या बोल दिया कि आपकी ये इनकम है। रॉयल्टी का मतलब सपोज मेरे पास एक कंपनी का पेटेंट है और मैं उस पेटेंट को किसी और को भी यूज़ करने के लिए देता हूँ, तो वो जो बंदा मेरे को पैसे देगा उस चीज़ के लिए, वो चीज़ रॉयल्टी हो जाएगी, ठीक है। या मेरी कोई गुडविल यूज़ करेगा, उसके बदले मुझे कोई पैसा देगा, तो उसको भी रॉयल्टी कहते हैं। तो इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। इंटरेस्ट, सपोज आपने किसी को लोन दिया और उस लोन के बदले जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, उस तरीके से भी आप इनकम कमा सकते हो। तो देयर आर मैनी मेथड्स जिससे आप इनकम कमा सकते हो। प्रॉफिट से भी आप इनकम कमा सकते हो, जैसे डिविडेंड वगैरह से, ठीक है। इसके अलावा मिक्स्ड इनकम मतलब जो भी अब बचा इनमें से, जो ये 4 मैंने ऊपर बताए, जो भी बचा वो हमारी मिक्स्ड इनकम होगी। जैसे जो स्मॉल बिजनेसेस वगैरह होते हैं या जो लोग बच गए, वो जो इनकम कमा रहे हैं डेट इज गॉड, वो उस तरीके से वो इनकम कमा सकते हैं। तो टोटल जो हम इनकम कमा रहे हैं डेट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे नेट डोमेस्टिक क्यों लिखे हैं, क्योंकि सिर्फ हम इंडियन रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडियन रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बाहर, हमारे इंडिया के जो बाहर गए हैं उनकी बात नहीं कर रहे। अब देखिए, अब मैंने क्या बोला आपको कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट से आपको एनएनपी जाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, इस जो नेशनल है, इस नेशनल में आप क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के जो लोग बाहर गए हैं, जो वो पैसा कमा रहे हैं, उसको भी जोड़ देंगे। तो उसको, इसके लिए क्या करेंगे आप,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को इसमें जोड़ देंगे और इस तरीके से आप एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, जो कि हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। अब क्या होता है, अब पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि यहाँ लास्ट में लिखा गया है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती है किसी अकाउंटिंग पीरियड में, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि इसी को तो गुड्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं। अब सपोज इंडिया के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है वो सिर्फ 5 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, जैसे 1 2 3 4 और 5 ले लेता हूँ। ठीक है, और इन सब की वैल्यू 10-10 रुपये है। इन सब की वैल्यू कितनी है, 10-10 रुपये है। तो आप क्या बोलोगे, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 50 रुपये निकल के आई है। और लास्ट में क्या लिखा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो गया। इस गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर। तो इस गुड्स एंड सर्विसेज पे हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। भाई अगर कोई 50 रुपये की चीज़ है, ठीक है, तो क्या आप इसे 60 रुपये में खरीदोगे, बिल्कुल भी नहीं। 50 रुपये की कोई चीज़ है, आप 50 रुपये में ही तो खरीदोगे। बात समझ में आ रही। तो आपका जो एक्सपेंडिचर होगा, मतलब इंडिया की जो टोटल, हमने बोला नहीं, इंडिया के अंदर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज है वो 5 है। तो इसी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि इंडिया के अंदर जो टोटल लोग हैं वो सिर्फ 5 ही हैं, और उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, पहले के द्वारा फर्स्ट वाले गुड्स एंड सर्विसेज पे, दूसरे के द्वारा दूसरे पे, तीसरे के द्वारा, इस तरीके से। तो वो टोटल कितना एक्सपेंडिचर करेंगे, वो टोटल एक्सपेंडिचर करेंगे 50 रुपये, इतना ही तो करेंगे। यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है उतने पे ही हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है कि जितने गुड्स, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो जो सम ऑफ टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है उसी को तो हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाई होगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगने वाली। तो जो सम ऑफ टोटल, अब हम ये चीज़ देखते हैं कि जो टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है हम किन किन तरीकों से करते हैं। यहाँ पे तरीके दिए गए हैं। तो पहला है प्राइवेट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, सो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब जो हम लोग हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो किसी चीज़ पे खर्च करते हैं। सपोज यहाँ पे एक रामू है, ठीक है, रामू बाहर जाके आटा लेके आता है 20 रुपये का, तो उसने क्या करा, कंजप्शन कर दिया कितने, 20 रुपये का। इसी तरीके से इंडिया के अंदर न जाने कितने प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं, जो डिफरेंट चीज़ें खरीदते हैं कंजप्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ जोड़ेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट भी क्या करती है, खर्चा करती है। देखो, गवर्नमेंट अपनी स्कूल्स बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं, सैलरीज देती हैं, तो ये उनका क्या है, कंजप्शन है गवर्नमेंट का, ये प्राइवेट लोगों का है। इसके अलावा क्या सिर्फ हम कंजप्शन करते हैं, देख कंजप्शन करते नहीं, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से, सपोज हमने 10 लाख की क्या ले ली, ज़मीन ले ली, तो डिफरेंट लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो जो एक्सपेंडिचर है उसको भी गिनेंगे हम। इसके अलावा नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट भी करेंगे। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो हमने एक्सपोर्ट करा होगा कुछ चीज़ें, मतलब हमने बाहर बेची होंगी, बाहर भेजी, ठीक है, उसके लिए हमें इनकम मिली, बट उसी टाइम हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट भी कर दिया। तो इंपोर्ट भी करा तो उसके लिए एक्सपेंडिचर हो गया। तो उनके बीच का जो अंतर होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट में जितना एक्सपेंडिचर लगा है वो हम जोड़ देंगे। तो जब इन सब को जोड़ देंगे तो इसी को ही बोलेंगे सम ऑफ टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर, जो कि किसके बराबर होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक चीज़ याद रखना, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में फ़र्क होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फ़र्क होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक एसेट को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है।
जब भी आप कंजप्शन करते हो तो उससे कोई एसेट प्रोड्यूस नहीं होता। अब सपोज आपने आटा लिया, तो आटा को आप क्या करोगे, रखे रहोगे नहीं, उसको खाओगे ना आप। या आपने कोई टॉफ़ी ली, ठीक है, या आपने कोई बिस्किट लिया, तो बिस्किट को क्या आप रखे रखोगे नहीं, उसको खा लोगे थोड़ी देर में, तो ये आपका कंजप्शन हुआ। वहीं अगर आपने लैंड ले ली, इन्वेस्टमेंट करके लैंड ले ली, तो लैंड को खाओगे नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस बता दिया मैंने ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसके फॉर्मूले पे भी चलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। ठीक है, तो ये चीज़ है भाई, कंजप्शन जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन था, इन्वेस्टमेंट ये बताया गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, और ये नेट एक्सपोर्ट। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, नेट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, नहीं नेट इंपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स का मतलब है हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और एम का मतलब है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाता है। अब भाई हमने क्या बोला, ये क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। तो जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अगर हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो आप कैसे जाओगे भाई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस एनएनपी जाओगे, तो ये कैसे जाओगे आप, देखिए आपको ग्रॉस से नेशनल जाना है, तो ग्रॉस से जब भी नेशनल जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन कर देते हैं। डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देते हैं। और जब भी मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट जाओगे तो आप क्या जोड़ दोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, घटा दोगे आप, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप घटा दोगे। तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस चीज़ से भी आप क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको भूल गया था कि यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट था, जब मैं ग्रॉस वैल्यू एडिटेड की बात कर रहा था कि जीवीए, यहाँ पे देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आपको कहाँ जाना था, एनएनपी नेट, क्योंकि आपको नेशनल इनकम निकालना है। और नेशनल इनकम क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट होती है। तो आप जीडीपी एमपी से अगर एनएनपी जाओगे तो उस तरीके से जीडीपी मतलब जी से जाओगे एनपी, ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक से आप नेशनल जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, और एमपी से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करोगे। तो इस तरीके से आप नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, सारी चीज़ें बता दी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी में किस तरीके से डिफरेंट लेवल पे एक्सपेंडिचर होता है। देखिए इंडिया में जब क्या होती है, इंडिया के अंदर सपोज रिसेशन की कंडीशन आ रही, तो रिसेशन की कंडीशन कैसे आती है और उसको फिर किस तरीके से रिवाइव किया जा सकता है, थोड़ा मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग कंजप्शन नहीं करते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं कंजप्शन नहीं करते हैं, जैसे हम इंडिविजुअल हैं वो कंजप्शन नहीं करते हैं, क्योंकि जब डिमांड कब होगी तो कंजप्शन नहीं होगा हम लोगों के द्वारा। तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि सपोज इन्वेस्टमेंट भी जो कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेट के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, तो फिर से प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगा, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बचती है सिर्फ क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एक चीज़ बचती है क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो लास्ट में किस पे सारा होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दोबारा से ट्रैक पे लाया जाए, वो होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसलिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरोइंग करनी पड़ती है, सो डैट हमारी मार्केट में लिक्विडिटी आए, लिक्विडिटी मतलब रुपया आए। ठीक है, और लोग क्या करें, डिमांड को इंक्रीज करें और फिर जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो। तो ये चीज़ होती है, समझ रहे हो आप बात को। और जब गवर्नमेंट डिमांड को बूस्ट करने के लिए बोरोइंग करती है तो उसका जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, वो बढ़ जाता है। तो आप हमेशा ये मत मानिए कि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है। आई होप आपको फिजिकल डेफिसिट, बहुत सारे लोगों को फिजिकल डेफिसिट के बारे में नहीं पता होगा।